अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आज इतवार का दिन है, आराम का दिन है, छुट्टी का दिन है। उम्मीद करते हैं आज का दिन बहुत अच्छी सी हैपनिंग्स लाएगा आपकी लाइफ में। शो का आगाज़ हम अखबारात से ही करेंगे, अपनी टॉप स्टोरीज को डिस्कस करेंगे, जानेंगे क्या कहती हैं हमारी टॉप स्टोरीज। साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट होगा कि नई नस्ल में बढ़ता हुआ डिजिटल गेम्स का जो रुझान है और जो सोशल मीडिया का की एक्टिविटीज़ हैं, यकीनन ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुकी हैं हमारी सोसाइटी में। क्या मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है या फिर हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है उस पर क्या असरात होते हैं, ये डिस्कस करेंगे आज। साथ साथ हमारा तीसरा सेगमेंट होगा, क्योंकि आज पांचवा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल खेला जाएगा बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। तो क्या कौन सी टीम आज मैदान मार सकती है और क्या रिजल्ट्स होंगे, ये भी जानेंगे। 33 सालों बाद आपने देखा जैसा पाकिस्तान यकीनन नंबर 1 पे है, इस पर भी बात करेंगे। बादल जी, शो का बाकायदा आगाज करते हैं आज की सबसे अहम न्यूज़ हैपनिंग से। सिंध भर में 24 अजला में ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग आज होगी और जिनमें नाम मैं शहरों के भी बता दूं आपको: कराची, हैदराबाद, जैकबाबाद, शिकारपुर, घोटकी, सखर, खैरपुर, सांगड़, उमरकोट, मुटियारी, टंडोवाला यार, जामशोरो, दादो, बदीन और ठट्ठा चंद बड़े नाम हैं जहां पे पोलिंग आज हो रही है, इस वक्त जारी है। कराची के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट वस्ती, गरबी, कोरंगी, जुनूबी और किमाड़ी की 11 यूनियन काउंसिल्स में आज वोट डाले जाएंगे। इनफैक्ट आज पोलिंग जारी है। हमने देखा कि जिस तरह पहला सिलसिला हुआ बल्दियाती इंतखाबात का, उसमें जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में ठीक ठाक मुकाबला रहा, लेकिन पीपल्स पार्टी एज ऑलवेज इज ऑन द लीडिंग पोजीशन। जान लेते हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं शेर मोहम्मद ख्वावर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। शेर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शेर साहब, जिस तरह हमने देखा कि पीपल्स पार्टी इज ऑन द लीडिंग पोजीशन पहले जो मरहला हुआ बल्दियाती इंतखाबात का, अब आज देखते हैं कि कौन सी जो पॉलिटिकल पार्टी है, दोनों में काफ़ी कांटेदार मुकाबला हुआ। आपको लगता है कि आज पीपल्स पार्टी वाज़ेह अक्सरियत ले लेगी या फिर जमात इस्लामी को टफ टाइम दे सकती है? देखिए ना, पूरे सिंध भर में जी, कराची में पीपल्स पार्टी की मुखालफत है और जमात इस्लामी को कराची में वोट मिला है, नो डाउट। लेकिन उसका एक फैक्टर ये भी है कि MQM इलेक्शन से अलग थी। सही। उसका बेनिफिट जमात को भी मिला, जी, पीपल्स पार्टी को भी मिला, PTI को भी, सबको मिला, जो MQM के तितर बितर होने से या उनमें जिस तरीके की किस्म की बात हुई। जी। अब बाकी जो पूरे का पूरा सिंध है, वहाँ पर तो आज से नहीं, कल से नहीं, 15 बरसों से मुसलसल पीपल्स पार्टी का राज है, पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं। वो कराची को छोड़ करके बाकी जो सिंध है जी, उसमें पीपल्स पार्टी का जो थोड़ा बहुत मुकाबला करती थी, वो मुस्लिम लीग, पीर पगारो साहब का जो ग्रुप है, फंक्शनल मुस्लिम लीग जिसे कहा जाता है, वो करती थी। सही। लेकिन अब हालत ये है कि मुस्लिम लीग का जो सेक्रेटरी जनरल था इम्तियाज शेख जी, वो अब पीपल्स पार्टी का मिनिस्टर है। सही। तो जो उनके अपने लोग हैं, शाजिया मरी साहिबा ने सांगड़ से फंक्शनल लीग को हराया, जिसका तस्वुर भी नामुमकिन था। सही सही। तो इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी का मुकाबला कॉम्पर्स जमायतें हैं या जो दूसरी एक्टिविस्ट हैं, उनके ग्रुप हैं, धड़ाबंदी है, वो इलेक्शन के दिनों में जब कौमी इलेक्शन होते हैं तो एक टेबल पे आ जाते हैं, फिर लोगों के पास जाते हैं, जैसे इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं वो फिर तितर बितर हो जाते हैं, फिर लोगों से उनका राब्ता नहीं रहता 5 बरसों में। लिहाजा लोग भी उनकी तरफ मोटिवेट, उनके कहने पे मोटिवेट नहीं होते, लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। लोगों को अपने मसाइल का हल चाहिए, उनको ईजी एक्सेस हो MPA तक जाने की, MNA तक जाने की, सेनेटर तक जाने की अपने लोगों। तो मैं समझता हूँ जो आज इंतखाबात हो रहे हैं, मेरे ख्याल में ये 435 मकामात पर जो इंतखाबात है, और कई पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको हसास करार दिया गया है, रेंजर्स और पुलिस के बड़े इंतजाम किए गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज छुट्टी का दिन भी है और हम बाद में पछताते रहते हैं कि जी हमने इसको वोट नहीं दिया होता तो ये होता, हमारा ये अच्छा कैंडिडेट था, इतने वोट से हार गया, ये हुआ वो गया। अल्लाह ताला ने और वतन अजीज़ ने आपको एक मौका दिया है अपनी क़यादत चुनने का, और आपको इस वक्त तक पता चल चुका होगा कि कौन अपने मफादात के लिए खड़ा है और कौन अवाम की खिदमत के जज्बे के तहत खड़ा है। तो ये लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात हैं, इसको ना का मसला न बनाएं।
सही। इस हार जीत होती रहती है। ऐसे लोगों को, अपने ऐसे भाई को, ऐसे दोस्त को, ऐसे हमदर्द को इंतखाबात में जितवाएं जो आपका सही तौर पर नुमाइंदा हो, जी जी जिससे पता हो कि ये गली कहाँ जा रही है, किस नुक्कड़ पे ख़त्म होगी, ये नाली का पानी, सीवरेज का पानी कहाँ जा कर के इसको हमने निकासी आपके जो तालाब है उनमें डालना पड़ेगा। जी जी मेरे बच्चों के मसाइल क्या हैं, लोकल डिस्पेंसरी में डॉक्टर आता है कि नहीं आता है, इस तरह के इन बच्चों को सफाई हो रही है हमारे इलाके में, नहीं हो रही, जी जी लोगों के नल में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा जी। है। तो आज नींद को छोड़ दें। सही। जिन जिन इलाकों में इंतखाबात हो रहे हैं, नींद आज के दिन हराम करें, खुद भी जाएं, अपनी बीवी बच्चे खानदान माँ बाप बहन जितने भी आपके वोटर हैं उनको लेकर के जाएं, अपना वोट तो इस्तेमाल करें। जी जी बाद में पछतावे से बेहतर है बिल्कुल सही, कि बिल्कुल आज सही। के दिन आप जाएं जी। और जिसको जी चाहे बस सिर्फ ये देखें कि ये ईमानदार है और हमारी खिदमत के जज्बे के तहत आया है, अपना पेट भरने के लिए नहीं आया, सही, उसको सही। वोट दें, किसी बिल्कुल भी ठीक। पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ। राइट राइट। शेर साहब, पीपल्स पार्टी की अगर बात कर लें तो आज के दिन भी हमने कहा यह जा रहा है, जो बातें की जा रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी टॉप फेवरेट है, आज ज़्यादा सीट्स मजीद बैक कर लेगी पीपल्स पार्टी। हमने देखा कि माजी में जिस तरह पहले मरहले के बाद बातें होना शुरू हुई, मेयरशिप का जो मामला था काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया कराची का। आपको लगता है कि अब ये मामला सेटल डाउन हो जाएगा बहुत ईजीली, क्योंकि अगर क्लियर मेजोरिटी भी आ जाती है, देखिए ना, ज़्यादा मिल मैं जाती है। आपको अर्ज जी, करूं कि 2008 की मुझे बात याद आ रही है। लाहौर में आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि कुछ हफ्तों के बाद ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी का जियाला आपको नजर आएगा। सही। और फिर हमने देखा कि चंद ही माह में आसिफ अली जरदारी परवेज मुशर्रफ की जगह पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जी बने। जी तो अब भी उन्होंने कहा है कि मेयर पीपल्स पार्टी का होगा, तो उनकी बात गलत नहीं होती। सही। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन जिस तरीके के साथ पीपल्स पार्टी विन कर रही है जी उससे तो यही अंदाज़ा होता है। सईद गनी ने भी ये कहा है कि पीपल्स पार्टी का मेयर होगा और जो दूसरे हैं, लेकिन मुकाबला जो जिस तरीके से आम रिवाजी ज़बान में कहते हैं कि कांटे का मुकाबला, जी जी तो मुकाबला कांटे का है। कांटे का होने जा रहा है। सही। अच्छा, हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से एक ऑफर भी की गई जमात इस्लामी को माजी में कि मेयरशिप आप बना लें, फिर उसके बाद मामला कहीं घाटे में चला गया। जमात इस्लामी की तरफ से भी बहुत से ऐसे एतराज़ात थे। देखिए ना, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। जमात इस्लामी जी की जो पॉलिसीज़ हैं जी वो पता नहीं क्या है। सही। अभी नईमुल हक साहब का जो क्लैरिटी नहीं है उनके नहीं, देखिए ना, बयान में। जी जी यहाँ परवाना, वजीरिस्तान, पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, जी ये उनको ओन करने को तैयार है। सही। लेकिन ठट्टा से, बदीन से, लाड़काना से, खैरपुर से, सांगड़ से जो लोग यहाँ जी। पर कराची में आए हैं, ये कहते हैं कि ये गैर मकामी है। सही। ठीक है। भाई ये क्या हुआ, वो सिंध के लोग हैं, जी 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 कराची उनका है, सही। वो बाहर से नहीं आए हैं। जी 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 गैर मकामी की बात करनी है तो फिर ऐसे कहें कि अफगानिस्तान के लोग यहाँ हाँ, रहते बिल्कुल, हैं, यहाँ जो बर्मा के आके रहते हैं, पनाह बांग्लादेश लिए के बैठे हैं, रहते हैं, जी, बाहर के रहते हैं। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल। जो पीपल इसकी वजह से ये तो यहाँ पर बयान दे देते हैं, जो सिंध में थोड़ी बहुत, सिंध के दीगर अजला में पीपल्स जो जमात इस्लामी की थोड़ी बहुत इज्जत है, लोग हैं, लोग उनको शराफत की बुनियाद पे या दयानतदारी की बुनियाद पे अच्छा समझते हैं, तो उनकी शख्सियत वहाँ पे मजरू होती है। सही। लोग उनकी तरफ तंज करते हैं, उनकी तरफ उंगलियां उठाते हैं। ठीक है। तो जमात इस्लामी की लीडरशिप को चाहिए कि बयान देते वक्त थोड़ा सोच समझ और सूबे के अवाम के जज्बात का एहसास करें। राइट राइट राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर उर्दू अखबारात की तरफ हम देखें तो आज बहुत सारी न्यूज़ डेवलपमेंट्स हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बाइट है जिसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तनाज़ा कश्मीर करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ हर मामले में ताउन करेंगे, सियासी जमातें मिलकर इस्तेहकाम लाएं, चीन का ऐसा कहना है। और चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट अब डायरेक्ट सियासी जमातों को इंस्ट्रक्शंस उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट की है कि मिलकर जो है वो इस्तेहकाम लाएं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है हमारी तरफ से भी? देखिए ना, इस्तेहकाम की बात यह है कि सारी टुसे जी जब हमारे यहाँ असातिज़ा कत्ल किए जाएंगे, जी बिल्कुल। यहाँ अभी एक हाल ही में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। यहाँ पर तो जी। एक आम रिवाजी वाक़या है, 7-8 अफराद का मर जाना, बिल्कुल लेकिन ये खबर दुनिया में कैसे फ्लैश होगी, सही बात है। बिल्कुल। दुनिया की उंगलियां जी, जी, किस तरीके से हमारी तरफ उठेंगी, इस पे हमें सोचना चाहिए। चीन का यहाँ पर सीपेक का जो प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए अभी अमन चाहिए,
सुकून चाहिए, उनकी सही। इन्वेस्टमेंट है खरबों में, जी जी बिल्कुल उसकी वो उनका तहफ़्फ़ुज़ चाहेंगे। जी और वैसे भी हर हुकूमत का और इस हुकूमत का भी ये अवलिन फ़र्ज़ ये होना जी चाहिए जी कि मुल्क में अमन अमान की बहाली होनी चाहिए, सही इस्तेहकाम की बहाली होनी चाहिए, और बर्दाश्त की एक जो हमारे हर सोसाइटी में बर्दाश्त की कमी पैदा होती जा रही है, इसका सद्देबाब होना जी चाहिए। जी तो मैं समझता हूँ कि चीन ने हमें एक अच्छा मशवरा दिया है, एक अच्छी गाइडलाइन दी है, और हमें चाहिए कि हम खुद ये जो बात चीन हमसे कर रहा है, ये बातें हमारी लीडरशिप को एक दूसरे के साथ करनी चाहिए थी। सही। अच्छा, यहाँ पर हम ऑपोजिशन की अगर बात कर लें तो हमने देखा कि जो पिछली हुकूमत थी उसके दौर में CPEC का मामला काफ़ी घाटे में चला गया, फिर चाइना की नाराज़गी का इजहार भी किया, फिर हमारे आर्मी चीफ साहब, मौजूदा आर्मी चीफ साहब चीन का दौरा भी उन्होंने किया है अभी, और ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं ज़रा आपस में इंटरकनेक्ट देखिए ना, जी चीन के सदर पाकिस्तान आ रहे थे, जी उस वक्त इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, जी। डी चौक पे धरना था जिसकी वजह से वो वो नहीं आए। दौरा कैंसिल हुआ। जी जी दौरा कैंसिल हुआ, दौरा कैंसिल नहीं हुआ, ऐसे समझे कि पाकिस्तान की खुशहाली का जो मंसूबा था वो कैंसिल वो हुआ। कैंसिल हो गया। सही, हम कई बरस पीछे चले गए। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत आई, तो जो नवाज शरीफ हुकूमत में CPEC के मंसूबे तेज़ी के साथ चल रहे थे, उन पे अमल दरामद हो रहा था, CPEC की जो शाहराएँ बन रही थी, जी, मैंने जी, उन पे जी, सफ़र भी जी। किया है पंजाब में, जी जी बिल्कुल तो वो मंसूबा जो है वो खदाई में पड़ गया, सही। और उस पे काम की रफ्तार जो है वो ढीली हो गई। 2018 के बाद जी जी और उसके बाद जो है वो जो हमारे बार बार के जो दौरे होते थे वो ख़त्म हो गए। आपको याद होगा कि सदर आसिफ अली जरदारी जी हर 3 माह के बाद चीन जाते थे। बिल्कुल सही, काफ़ी दौरे वो रहे क्यों उनके। जाते थे? अब उसका नतीजा क्या है उस वक्त तो हमें पता नहीं चला। गंदम की पैदावार में बेतहाशा इजाफा जो हो रहा है, जी ये चाइना से जो हाइब्रिड बीज आ रहे हैं सही सही चावल की पैदावार में, जी जी तो वो उस वक्त जरदारी साहब ने फोकस किया था एग्रीकल्चर को। जी पाकिस्तान का 70% आबादी जो है दे आर एग्रीकल्चर बेस्ड। सही तो हमें जो इन मसाइल की तरफ चाइना से मदद लेनी चाहिए। चाइना के साथ हमें मंसूबे को तेज़ करने के बजाय अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो जो उसकी रफ्तार जो है वो जी, जी। ढीली हो गई। और अब मैं समझता हूँ कि ये फिर एक मौका आ गया है कि हम चाइना ने जिस तरीके के साथ हमारे साथ बातचीत की है और जिस तरीके के साथ उन्होंने कहा है कि आप अब इस्तेहकाम लाएँ अपनी पॉलिसीज़ में, जी, जी। अपने लोगों में, अपने मामलात में, तो अगर हम उनमें कामयाब हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसी से जुड़ी हुई एक और खबर है जिसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। लाहौर समेत कई शहरों में रैलियाँ, अगले हफ्ते से सड़कों पर 14 मई तक जलसे होंगे, इमरान खान साहब का कहना है। इमरान खान, हमने देखा कि जब कोई, जैसे आपने अभी बात की, जब कोई ऐसी हैपनिंग होने जाती है, अब देखा हम डॉलर थोड़ा सा नीचे आ रहा है, पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम होने की तरफ बढ़ रहा है, थोड़ा बेहतरी आई है उसमें, और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि जिस तरह रिलीफ आवाम तक पहुँचाया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं था IMF के ज़ेर साया रहते हुए भी, और उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं हम पर उसके थ्रू। अब हम देख रहे हैं कि दोबारा से फिर से वही हालात पैदा किए जा रहे हैं, आवाम को सड़कों पर लाया जाएगा, इंतशार की जो सिचुएशन है वो फिर दोबारा से शुरू जब की आप जाएगी। ये खबर लाहौर की पढ़ रहे हैं, जी कल लाहौर में एक सिख को कत्ल कर दिया गया। जी अच्छा, पाकिस्तान में रोजाना अखबार उठा ले 10-20 लोग तो कत्ल होते ही होते जी हैं, जी जी ठीक हो गया। जी लेकिन जब कोई सिख या हिंदू इस किस्म का बंदा या कोई अकलियती का बंदा या कोई इस लोग मारे जाते हैं, जी तो ये खबर दुनिया में बड़ी हाईलाइट होती है। जी लिहाजा हमें थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। जी जी तो ये जो इंतशार वाली बात है, जी। इंतशार की जो पॉलिटिक्स है, इससे थोड़ा हट करके सही अमली बातें करें, टेबल की बातें करें, क्योंकि आपके जितने भी मसाइल हैं जी वो टेबल पे हल होने हैं। सही टेबल के जो, और सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते नहीं किए बातचीत जाते। के, जी, डायलॉग चल रहा होता है। जी कुछ भी हो जाए डायलॉग चल रहा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके के साथ आर्मी चीफ का जो चाइना का दौरा है जी। या जो ये मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, तो इसमें से ये दोनों पार्टियां जो हैं, तीनों बड़ी पार्टियां जो हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, PTI है, पीपल्स पार्टी है, और भी जो इनके एलाइज हैं, जी ये बैठ करके अवाम को इस सूरत हाल से निकालें। शेर साहब, हुकूमत तो बैठना चाहती है, मुज़ाकरात हुए भी, फिर उसके बाद इस तरह की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, जलसे भी करेंगे,
मतलब ये एंटी गवर्नमेंट सोशल मीडिया कैंपेन्स भी चलाएंगे, दबाव चल रही हैं। दबाव वाली बात कर रहे हैं ना। अभी ये भी कह रहे हैं कि 14 तारीख के बाद फिर हम धरने, फिर एहतजाज, फिर तहरीक। अब ये बताएं कि इस महंगाई के दौर में आपके जो जलसे जुलूसों में लोग आते हैं जी, कभी आपने उनसे पूछा है कि आप तो मेरे घर के क्या हालात हैं, घर में आटा है भी कि नहीं? जी 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 जी। अभी मैं ईद पर अपने गांव में गया हुआ था, तो मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ वो ज़राअत पे मुनहसर है। जी जी। पहले चावल की काश होती थी, अब गंदम भी बहुत अच्छी हो रही है। 2010 के सैलाब के बाद ये कुदरत की तरफ से एक तोहफा मिला है कि वहाँ पर गंदम भी हो रही है जी। लेकिन सर आप यकीन जानिए, गुज़िश्ता बरस में जब ईद पे गया तो बताया जा रहा था कि 2000 और 2100 के दरमियान एक मन गंदम बेची जा रही थी। सही। एक मन में 40 केजी होते हैं, ठीक है। और वही गंदम अभी जो है 4000, 4100 और 4200 में, यानी क्या हो गया कि इतनी डबल हो गई। यहाँ पर तो ये है कि आप मजदूरी बढ़ा देंगे, दिहाड़ी बढ़ा देंगे, आपने जो है ना दस्तरखान लगाए हुए हैं, लोग जा कर के वहाँ खाना खाते हैं। वहाँ पर तो कोई ना तो कोई इंडस्ट्री है ना कोई कारोबार है। वहाँ पर बस ये होता है मजदूर के लिए कि किसी ने घर बना लिया, किसी ने दीवार बना ली, तो मजदूरी मिल जाती है जी। और लोगों में ये खौफ है कि इस साल और सैलाब आएगा जी। जिनके घर मकानात लास्ट बारिशों में गिर गए हैं ना, वो भी नहीं बनवा रहे कि जी फिर से सैलाब आ जाएगा तो हम घर बना के क्या करें जी। लिहाजा हर आदमी के लिए 325 रुपए का 2 किलो आटा लेना सही। उस इलाके में जहां पर चावल पैदा होते हैं, जहां पर गंदम पैदा होती है, लोग भूखे मर रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं जी 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 जी। और ये है कि एहतजाज कर रहे हैं सही। उन लोगों के रिलीफ के लिए आपने क्या बात की है? बिल्कुल। आज इमरान खान को ये बात करनी चाहिए ना कि मेरे वतन के लोग भूखे मर रहे हैं। इस किस्म का कोई स्टेटमेंट मैंने नहीं पढ़ा सही। लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है, आप खामोश हैं। लोग आटा नहीं ले सकते, आप खामोश हैं। लोग दवाई नहीं ले सकते, आप खामोश हैं। आपको नजर सिर्फ ये आ रहा है कि आप बस दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने। अब बने, एक बार नहीं 10 बार बने, लेकिन जो आवाम के जीनियन मसाइल हैं तो और जो आईनी एक तरीके कार है, अक्टूबर में कितनी देर है जी। बिल्कुल। जो एक प्रोविजन है, आज आप इंतखाबात करा लें, 3 महीने के बाद करा लें, इसमें जो कौम के अरबों रुपए जाया हो जाते हैं जी, 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 ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर इंग्लिश अखबारात की तरफ देखें तो इंग्लिश एक न्यूज़ हेडलाइन कहती है बिलावल शोज हिज मेटल इन होस्टाइल इंडिया। जिस तरह हमने कल की एक फुटेज देखी है, क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब मिले अपने इंडियन हम मनसब से, और ज़ाहिर उन्होंने रिसीव किया, बहुत एक अजीब सा एटीट्यूड था हिंदुस्तान की तरफ से। लेकिन जिस तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने एक मुस्कुराहट के साथ, हल्की सी स्माइल के साथ वो जेस्चर दिया, दुनिया बड़ी अपलॉड कर रही है सारी। ये देखिए ना, बिलावल का जो नाना था वो भी फॉरेन मिनिस्टर रहा, बिल्कुल। वजीर आजम तो बाद में प्रेसिडेंट भी रहे। उनकी जो मदर थी जी, वो भी थी तो प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो फॉरेन मिनिस्टर के काम भी करती थी। बिल्कुल करती थी, बिल्कुल बिल्कुल। और तो ये उनकी जो ट्रेनिंग है, अब देखिए ना कि वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कितनी गंदे किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है और हम विक्टिम हैं। यानी उन्हें इतना भी शर्म नहीं आया कि जिस दिन वो बात कर रहे हैं उस दिन खुद पाकिस्तान में 8 असातिज़ा को कत्ल किया जाता है। सही बात। तो दहशतगर्द हम हैं या वो हैं? उन्हें इस बात का इंडिया में कत्ल किया जाता है नहीं, यहाँ पर हमारे लोग मरे हैं। बिल्कुल। इनके अगर पाँव के निशान कहाँ जाते हैं? सही सही। कुलभूषण यादव कहाँ पर है? हाँ जी जी बिल्कुल। वो किस मुल्क से आया है? बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि हम दहशतगर्द नहीं है। सही सही। पाकिस्तान दहशतगर्द है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की कोई एविडेंस तो दें। पाकिस्तान के लोग तो खुद मर रहे हैं। सही सही। और पाकिस्तान हुकूमत का और पाकिस्तान की एजेंसीज का तो कई बार ये कहना पहले होता था कि जिनमें राव मुलविस है। तो दहशतगर्दी कौन करवा रहा था? कुलभूषण यादव जो है, वो जो हमारा अभी तक हमारे पास है, हमारी कैद में है, वो कहां से आया है? और आप ये देखें मैं जो बात कर रहा था, इंडिया में हजारों मुसलमान हर साल मारे जाते हैं। जो हिंदू मुस्लिम फसादात होते हैं वहां पर, आप देखिए कि कितनी बड़ी हिंदू मुस्लिम, पहले तो सिर्फ मुसलमान मारे जाते थे, अब तो वहां पर जो क्रिश्चियन की हालत है जी बहुत बुरी हालत। वहां पर जो सिखों की हालत है वो बहुत खराब है। वहां पर कई ऐसी अक़लियतें हैं और खुद जो उनके अपने जो हिंदू जो फोरकास्ट के लोग हैं जी जी, उनके साथ ना कोई हाथ मिलाता है, ना उनके साथ कोई खाना खाता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल तो उनकी तरफ तो ध्यान दें यार।
सही, बहुत शुक्रिया शेर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे हमारा जो डिजिटल एरा है, ये किस तरह इसकी जो पॉजिटिव साइड्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे और जो नेगेटिविटी है उसे भी डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग डिबेट एट इट। सर पे पतीला क्यों रखे फिर रहे हो? आपको पता है मेरे पास मोटरसाइकिल है, सर पे अगर कोई चीज ना हो तो चलान हो जाता है। यार तुम क्या चीज हो? ये आइडियाज तेरे दिमाग में आते कहाँ से? डार्लिंग और एक करते हैं पाकिस्तान से प्यार, ओ साईं मेरे जुगड़ी। ये जो आपने लाहौर कलंदर के नाम से टीम बनाई, ये ख्याल कैसे आया आपको? क्रिकेट वो वाहिद फील्ड है जो कि लोगों को खुशी देती है और पाकिस्तान को जोड़ती है। जब मैंने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया तो एक उम्मीद जगाई पाकिस्तानी नौजवानों के दिलों में कि यार हम कुछ अचीव कर सकते हैं। आज खाने की जिद ना करो। डार्लिंग रेडी हो? कसौटी बूझनी है कि रेस लगानी है? जे तू बाइक चलावना है फिर हेलमेट पावना है, तेनू चोट न कोई लग जावे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। हम बात कर रहे थे डिजिटल एरा की, डिजिटल गेम्स जिस तरह इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं खासतौर पर अब, और सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो यकीनन इस तरह के एलिमेंट्स हैं कि हम बहुत ज़्यादा उसमें पेनिट्रेट कर चुके हैं। हमारे पास वक्त नहीं रहा, हमारी जो नई नस्ल है खासतौर पर, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर डिजिटल गेम्स हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब किस तरह इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं हमारी सोसाइटी में हमारे जो कैरेक्टर्स हैं या हमारी जो पर्सनालिटी है उसको किस तरह अफेक्ट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो या फिर नेगेटिव साइड हो, ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ की बात अगर करें, मेंटल और फिजिकल हेल्थ, तो क्या ये दोनों भी डिस्टर्ब हो रही हैं इस सारी सिचुएशन में, ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं हिना अली शेख साहिबा, आप एजुकेशनिस्ट हैं, साथ साथ काउंसलर हैं। हिना कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हिना, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि नई नस्ल की अगर बात करें तो डिजिटल एरा है, जाहिर है यू कांट अवॉइड टेक्नोलॉजी, लेकिन जिस तरह ये पेनिट्रेट कर चुकी है सोसाइटी में, क्या समझती हैं खासतौर पर डिजिटल गेम्स हैं, अब बहुत सी ऐसे गेम्स भी हैं जो इंतशार की जो हमारा माइंडसेट एक बना देते हैं, क्या कहेंगी इस हवाले से? थैंक यू सो मच उमैर, बहुत अच्छा सवाल है ये। असल में जब हम एजुकेशन सिस्टम्स में बात करते हैं और बच्चों की बात करते हैं, स्पेसिफिकली जब बच्चा बड़ा हो रहा है, ग्रोथ के एक साइकिल से गुजर रहा है, तो वो हर किस्म की चीज़ें एक्सपीरियंस करता है। अब क्योंकि हमारा जो है एकदम से लास्ट डिकेड से जो है डिजिटलाइजेशन एक पूरी ग्लोबली हमारा चेंज आया है, तो अब मसला ये हुआ है कि वो उसको कोप करना, दोनों को पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो लेके चलना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पेरेंट्स, टीचर्स एंड बच्चे दोनों के लिए। अब जब बात आती है कि बच्चे की उस पे साइकोलॉजिकल या मेंटल किस तरीके से इम्पैक्ट होता है, तो जो बच्चा है वो तेज़ी से कैच करता है चीज़ों को। सही, सही। तो
जैसे ही वो ग्रो कर रहा है और उसकी एक लिहाज से नीड भी हमने बना दी है इन अ सेंस कि अब आपकी टेक्नोलॉजी के बगैर, एआई के बगैर जो एडवांस टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है वो वो भी क्रिएट possible नहीं नहीं है, है, हाँ। तो उसलिए वो नीड भी है। सही। तो हम उसको डिनाई नहीं कर ठीक सकते है। कि वो हम उसको कंप्लीट डिस्कार्ड कर दें। लेकिन एक चीज़ जो पेरेंट्स को, टीचर्स को और हम सबको एज ए सोसाइटी एंड नेशन समझनी होगी कि टेक्नोलॉजी शुड नॉट कंट्रोल अस, वी शुड कंट्रोल टेक्नोलॉजी। Right. तो वी शुड बी इन अ अपर हैंड। अब होगा ये कि जो बच्चा है वो जाहिर है इस तरीके से, अगर पेरेंट को और टीचर को और काउंसलर्स को पता होगा कि ये गेम जो है ये इसके माइंड को बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही है, जी। उस लेवल पे उसको डैमेज करिए, तो जो स्ट्रेटजी होगी कि आप उसको खेलने ज़रूर दें या उसके साथ उसको इंगेज ज़रूर रखें, लेकिन उसको जो उसका इम्पैक्ट हो रहा है, एक तो उसको मिनिमाइज करने के लिए जो जो कोपिंग मैकेनिज्म्स हो सकते हैं ताकि वो अपनी और भी चीज़ों से कनेक्ट रहे, फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट रहे, वर्चुअल में इतना ना चला जाए कि वो हर चीज़ उसकी उसके साथ ही हो, इमेजिनेटिव वो उसी चीज़ पे, बल्कि एक हद से एक जो वन ऑफ दी नुकसान है कि वो आपकी इमेजिनेशन भी किल करती है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल। आपने हाँ, ज़ाहिर है। पूरे 360 डिग्री आपने उनको विजुलाइज करा दिया, तो वो वही सोचेगा जो सही, उसको सही। सोचवाया जाए। अच्छा है ना, यहाँ पे एक अहम सवाल ये है कि अगर फैमिली सिस्टम्स की बात करें, बच्चा है तो वो हर वक्त कंप्यूटर के आगे है या फिर लैपटॉप के आगे या सेलफोन के अंदर है, बिल्कुल मगन है अपनी, उसे कुछ पता नहीं आसपास क्या हैपनिंग है। अगर पेरेंट्स हैं तो वो भी सोशल मीडिया में लगे हुए हैं। ये जो कम्युनिकेशन गैप है, आपको नहीं लगता कि अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इनफैक्ट, और इससे बहुत सी कॉम्प्लिकेशन फैमिली सिस्टम्स के अंदर, क्योंकि बात नहीं होती, बिल्कुल डायलॉग नहीं होता बिटवीन फैमिलीज, तो वो जो लड़ाई झगड़े हैं वो भी बहुत ज्यादा परवान चढ़ रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ये बात यही है कि आपका जो है डिस्टेंस ज़्यादा आ गया कम्युनिकेशन में, हालांकि बहुत करीब होते हुए। करीब, हाँ। जी। वो अब वही बात है कि हम जब बात कर रहे हैं कि पहले हम कहते थे कि बच्चा कर रहा है, लेकिन अब जो बड़े हैं वो बच्चे बन गए हैं, तो बच्चे पहले तो उनको हमें वो करना पड़ता है कि भाई ये हाँ। टेक्नोलॉजी है। सो अगेन बैलेंस, मैं हमेशा इस चीज़ को कहती हूँ कि बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। आप दोनों चीज़ों को लेके चल सकते हैं, सही। क्योंकि आप अगर आप घर में हैं आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, लेकिन जो हमारा फैमिली टाइम है या मैं तो इससे तक कहूँगी जो बेसिक कम्युनिकेशन है, क्योंकि अब फैमिली टाइम तो बहुत दूर चला गया सही है, बात आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सही। ह्यूमन, वो भी मिसिंग एलिमेंट है। तो बिल्कुल। हमें उस पर मतलब अगेन वो काम करना पड़ेगा। सोशली वो काम कैसे हो सकता है? थ्रू एजुकेशन हो सकता ठीक है। है, ठीक है। और- लेकिन इसको बेहतर किस तरह बनाया जाए? अब देखिए, पढ़े लिखे लोग ही कर रहे हैं ना सारा, ये पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी तबका हो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद हम ये तो कर लेंगे, सोशल मीडिया पे बैठे हुए अपनी माँ बाप और बहनों को विश तो कर देंगे, मगर जो सामने बैठे हुए हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं, उन्हें उस तरह वर्बली नहीं कहेंगे, थ्रू सोशल मीडिया हम कह रहे होते हैं, पता चलता है। ऐसे और ही। फिर अगर एक कमरे से आप देखें, ये भी रुझान है, दूसरे कमरे में कॉल करेंगे बुलाने के लिए या बात करने के लिए, हालांकि एक घर में मौजूद है। और हमारे बचपन में ऐसी चीजें नहीं नहीं थी थी, जब हाँ। थी। तो इस चीज को किस तरह कम किया जा सकता है? देखिए ताकि at least अगेन बात तो ये इंटरनलाइज हो गया। एक जी। चीज़ होती है कि आपने एक चीज़ की और उसका इम्पैक्ट आना शुरू हुआ स्लो, हमने उस वक्त रियलाइज नहीं किया। जब वो इंटरनलाइज होना शुरू हुआ आपकी पर्सनालिटीज और फिर हमें पता सोशल, चला कितना फिर damage हो हमें पता चलता है वो हमारा नेशनल है। तो अब हमें वापस अनलर्न करने के लिए जाहिर है कि उस चीज़ से वो शुरू होती है बात करने से। जब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, वी आर स्टार्टिंग डिस्कसिंग ऑन दैट एंड इवेंचुअली विल गेट इनटू सम सॉल्यूशंस। अच्छा, मेंटल और फिजिकल हेल्थ हम बात करते हैं। हम देखते थे हमारे टाइम में, इनफैक्ट जब हम छोटे थे तो ना डिजिटल गेम्स थे, ना इस तरह के प्लेटफॉर्म्स थे। आज का बच्चा प्रेफर करता है कि मैं बाहर जाके गर्मी में फुटबॉल ना खेलूं या फिर क्रिकेट ना खेलूं या मुझे बाहर कोई एक्टिविटी ना करनी पड़ जाए। वो प्रेफर करता है कि इंडोर गेम्स के अंदर रहे, इस तरह की एक्टिविटीज़ में रहे। इस बच्चों को किस तरह बैलेंस, खेलें बिल्कुल खेलें, हम ये नहीं कहते, लेकिन बैलेंस किस तरह रखा जाए? ऐसा ना हो कि एक ही तरफ बच्चा जो माइल हो जाए। मेंटल और फिजिकल हेल्थ किस तरह डिस्टर्ब हो रही है इससे? अच्छा, इसमें अगर हम डीप रूटेड रीजन पे जाएं तो बच्चे को जो कुछ पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज बीच में यूज की गई थी बिकॉज ऑफ हालात और बहुत सी चीजें, बच्चों Pandemic को भी आ गया था ना बीच में। पैंडेमिक आया और फैक्टर्स आए जिससे बच्चों को अंदर रखने के लिए रोका गया। यानी हम जब अपने बचपन का सोचते हैं तो हमें इसमें मतलब कोई ये नहीं होता था, हम क्रिकेट भी खेलते थे, जाते भी थे, आते भी थे, लेकिन उस टाइम पे अलग माहौल था। अभी का जो बच्चा है उसको बहुत छोटे, एक तो एक्सपोजर वही कि हमने बहुत छोटे बच्चे को एक डिजिटल सेलफोन दे दिया,
सेकेंड जो है हमने उसको पुश किया कि तुम अंदर बैठो, अंदर खेलो, किसी बाहर नहीं जाओ, हालात ख़राब है, बाहर नहीं जाओ, स्नैचिंग हो रही है, बाहर नहीं जाओ। ये तो ये जो अगेन अगर आप जाते हैं तो डीप रूटेड कोई साइकोलॉजी उस चीज़ को शेप कर रही है, उस पर्सनालिटी को। तो पहले तो हमें ये देखना है कि हम उस बच्चे के साथ क्या चीज़ें बैलेंस लेके चल सकते हैं। तो वो अब अगेन वो इंटरनलाइज हो गई है तो हमें अनलर्न करानी पड़ेंगी। मैं तो उसी पे जोर दूंगी कि हमें अनलर्न स्ट्रेटजीज पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जिस तरह आपने जिक्र किया, बच्चा रोता है, छोटा बच्चा, मैं छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, चाहे वो 2 साल का हो, 3 साल का हो। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है, टैबलेट पकड़ा दी हाथ में, बच्चे ने जिद की और मोबाइल फोन दे दिया। इससे एटलीस्ट पेरेंट्स को ये सुकून रहता कि चुप हो जाएगा, बच्चा चुप हो जाएगा। लेकिन मुझे याद है, मतलब हम छोटे थे, मैं बार बार इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि उस टाइम पे हम जिद करते रहते थे, हमारे पेरेंट्स अगर वो अच्छी नहीं थी हमारे लिए तो हमें नहीं देते थे। जबकि हमको पता है कि जब हम छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देंगे तो एटलीस्ट वो कुछ भी कर सकता है, इंटरनेट है, 10,000 चीजें हैं, तो शायद वो कोई नेगेटिव रास्ता ना इख्तियार कर ले। पेरेंट्स पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है कि चाहे बच्चा रो रहा है तो उसे काउंसिल करें, ना कि उसे फौरन सेल फोन पकड़ा दिया। हाँ, ये एक रुझान, क्योंकि पेरेंट्स भी ज़्यादा इसी जनरेशन के जहाँ पे ये डिजिटल, तो पेरेंट्स ने भी वो डिटैच हो गए पेरेंटिंग से। यानी वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले पेरेंट्स लेते थे, अब इस जनरेशंस में और आगे जैसे दुनिया बढ़ी, और उसके अगेन मैं किसी को एक को हम ब्लेम नहीं कर सकते, फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से वो शिफ्ट, लेकिन उसकी वजह से वो डिटैच हो गए कि हमने उस तरीके से पेरेंटिंग नहीं करनी। फिर अगर हर कोई सब कोई वो चीज़ कर रहा होता है तो सबको लगता है कि अच्छा यही चल रहा है तो यही करने दो। यानी अगर एक माँ को या वो देखेंगे कि अच्छा इससे बच्चा चुप हो रहा है, अच्छी स्ट्रेटेजी है, तो वो फिर और किसी उस पर नहीं जाएंगे। तो एक तो ये, और दूसरा काम उसको करने के लिए जाहिर है कि हमने पेरेंटिंग की और काउंसलिंग के ऐसे इंस्टीट्यूट्स और ऐसी जगहें भी नहीं है हमारे पास जो उनको एक होता है ना कि अदर साइड ऑफ लेंस के ये भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन है, वो भी हमारे पास सिस्टम में मौजूद नहीं है। तो ऐसे कोई हमें इदारे, ऐसी जगहें जिन पे जाके और वो सीख सकें पेरेंटिंग काउंसलिंग वगैरह। सही। अच्छा, आपने काउंसलिंग की बात की, इस पर भी आऊँगा, लेकिन मैं एक सवाल कर लूँ, शायद वो रह जाएगा। हम इस तरह क्यों नहीं कर सकते यहाँ सोसाइटी, क्योंकि ज़ाहिर अब AI का दौर है, फिर डिजिटल एरा है, आप टेक्नोलॉजी पे टोटली डिपेंडेंट हैं, अवॉइड नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी को। ऐसा क्यों नहीं होता? बहुत कम लोग इस पे काम कर रहे हैं। आई नो ऑफ अ प्लेटफॉर्म कि जो कर मुकाबला के नाम से ऑपरेट करता है, इनफैक्ट आप भी जानती होंगी इसको, क्योंकि आपका ताल्लुक एजुकेशन से है। गेम्स के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो जो एपेटाइट बच्चे को चाहिए थ्रू डिजिटल गेमिंग, वो बच्चा खेल भी रहा है, गेम्स का फैक्टर भी है, और साथ साथ पढ़ भी रहा है, बिल्कुल, रादर देन वेस्टिंग टाइम। वो जो फायरिंग करने वाले गेम्स हैं, इधर उधर के उल्टे सीधे गेम्स हैं, या कत्लो गारतगरी जिसमें सिखाई जाती है, बताई जाती है, उन पर टाइम वेस्ट करना। तो इस तरह की मजीद प्लेटफॉर्म्स आगे क्यों नहीं आ रहे? लोग क्यों नहीं काम कर रहे हैं इस पर? आई थिंक काम हो रहा है, लेकिन वही होता है जो अच्छा काम इस तरीके का होता है वो इतना मुझे लगता है हमारे सोशल सरफेस पे नहीं आता। द अदर इन्फ्लुएंस फैक्टर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि ये जो डिजिटल की जैसे कर मुकाबला का आपने जिक्र किया, और इस तरीके की गेम के हमने और भी कुछ कंपनीज या सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन एक तो वो सरफेस पे लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, अवेयरनेस होती है तो उन्हें उस चीज़ का डिफरेंस नहीं पता, क्योंकि मुश्किल काम है कि ये डिफरेंस है कि गेमिंग वो भी है, गेमिंग वो भी है, लेकिन यू कैन, जो शुरू में बात की कि उसको कंट्रोल आपने करना है, ना कि वो आपको कंट्रोल करे, टेक्नोलॉजी आपको कंट्रोल करे। तो उसमें आप अच्छे से अच्छी बेस्ट उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। ठीक है। अच्छा, पेरेंटिंग की बात कर रही थी आप, क्या आपको लगता है कि काउंसलिंग का फुकदान है हमारे यहाँ, जो खासतौर पर वर्किंग मदर्स हैं या वर्किंग फादर्स हैं, ज़ाहिर है दोनों काम कर रहे हैं आजकल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो मुआशी हालात हैं उसमें दोनों काम करें तो बेहतर है। बच्चा किस तरह इम्पैक्ट होता है इस सारी सूरत हाल में, अगर दोनों बच्चे को टेंशन नहीं मिल रही दोनों तरफ से, वालिदा की तरफ से भी और वालिद की तरफ से भी? देखें, अगेन वही इवॉल्व हो रही हैं चीज़ें, टेक्नोलॉजी आ गई, एक तरफ इकोनॉमिक ये डिस्ट्रेस, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, द ग्राउंड रियलिटी इज़ ग्राउंड रियलिटी, वी कैन नॉट डिनाई इट। तो अब वाकई ये है कि पेरेंटिंग जो है वो पेरेंटिंग नहीं रही। क्यों? क्योंकि माँ भी काम करेगी, बाप भी काम करेगा। अब मेरे हिसाब से तो प्लानिंग एंड काउंसलिंग जो है ना, वो
बाकायदा ट्रेनिंग उसकी होनी चाहिए सही। कि अगर आप मतलब आप लाइफ में किसी नई एक रूह को और एक बच्चे को दुनिया पे ला रहे हैं तो फिर उसके साथ जिम्मेदारी लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी सही। लें, और फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस तरीके से कि मुझे उसके साथ काउंसलिंग भी करनी है, उसके साथ बैठना भी है, कैसे टाइम बनाना है, मैनेजमेंट कैसे करनी है। सो स्ट्रेटजीज वुड बी डिफरेंट, क्योंकि हम वो ना हम पुराने ज़माने के हो सकते हैं, यानी जो पहले एक माएँ करती थी या उस तरीके से या वालदैन करते थे, तो हमें टाइम के साथ अपनी स्ट्रेटजी को रिविजिट करना सही, पड़ेगा। सही। ख़त्म नहीं कर सकते, ज़ाहिर है बच्चे आएंगे भी जी। दुनिया में और उनको टाइम भी देना है, लेकिन उसके लिए रीस्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। जी अच्छा है ना, मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ, आपसे पूछना भी चाहूँगा क्योंकि यू आर द एक्सपर्ट पर्सन है। जिस तरह हम साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, कोई जहनी हमें दबाव हो, तकलीफ हो, काउंसलिंग का एक एलिमेंट ऐसा है हम लेते हुए हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये क्या बताएगा हमें, ये क्या बताएगी। क्या आपको लगता है कि इसको एक प्रोफेशन बन जाना चाहिए काउंसलर्स का, बाकायदा एक फील्ड होनी चाहिए कि जिसमें आप स्पेशली टाइम लें, काउंसलर के पास जाएं, जो आप में कमियां हैं उसको आप पूरा करने के लिए उनसे डिस्कस करें? बिल्कुल। और इसमें भी देखें, एक होती है प्योरली साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, एक इवन होती है जो बच्चे के लिए एजुकेशनल काउंसलिंग, यानी जो बच्चा स्कूल में जाता है या पेरेंट के साथ होते हैं तो उसकी एक डेवलपमेंट होती है माइंड की, यानी हर इंसान, हर इंडिविजुअल को किसी ना किसी लेवल पे काउंसलिंग की नीड है। जरूरी नहीं है कि अगर मुझे कोई साइकोलॉजिकल में बहुत स्ट्रेस में या ट्रॉमा में हूँ तब मैं जाऊँ। इन अ वेरी बेसिक थिंग, मे बी आई हैव सम डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, मे बी मेरा जो दिमाग है वो किसी चीज में पुश नहीं कर पा रहा, मुझे लाइफ के कोई ऐसे चैलेंजेस, ओके टू बी हैव अ काउंसलिंग अबाउट इट। एजुकेशनल प्रोसेस में, लर्निंग में कोई चीज़ है, कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में मल्टीपल इंटेलिजेंस है, अब वो किसी की कोई इंटेलिजेंस है, तो अगर मैं वो रिकॉग्नाइज खुद नहीं कर पा रहा, ना मेरे पेरेंट्स कर पा रहे हैं, तो इट्स ओके टू बी गो टू द पर्सन जो कि उसके बारे में मुझे हेल्प आउट करे, मेरी ही एक्सपर्टीज को निकाले। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ एक तासुर ये भी है ना कि मैं अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा, किसी को बताऊंगा, दोस्तों यारों में मेरा मजाक उड़ेगा, तुम तो पागल हो गए हो, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इस तरह काउंसलिंग के लिए जाऊंगा तो मेरी ईगो हर्ट होगी कहीं ना कहीं अंदर, कि मैं तो खुद सब कुछ जानता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई एम एन एजुकेटेड पर्सन। तो इस ईगो के हर्ट होने का जो एलिमेंट, एक बहुत बारीक लाइन है, इसको किस तरह तोड़ें, इसको किस तरह क्रॉस करें? अगेन ये इंटरनलाइज प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल के अगर हम अपने अंदर ये चीज कर लें कि नो बडी इन दिस प्लैनेट हु एवर क्लेम्स दिस आई नो एवरीथिंग, वो उसकी ईगो है। So, हाँ, ये बिल्कुल मतलब आप तो सीखने का प्रोसेस तो जारी रहता है, बिकॉज व्हेन यू से दैट यू स्टॉप लर्निंग। सही। तो जहाँ पे आपको लगे कि मेरे अंदर ये चीज आ रही है, तो पहले अगर आप खुद नहीं आइडेंटिफाई करें, अपने ऐसा कोई दुश्मन नुमा दोस्त बना लें, दोस्त जो आपको, ये बड़ी अच्छी बात है जो आपको कॉन्स्टेंटली ये बताएगा कि आपको वैसे वो जहर लगेगा, लेकिन आपको ये बोलेगा देखो ये तुम्हारी शायद अपनी ही किसी सोच की वजह से ब्लॉकेज है, मतलब वो तनकीद ऐसी करेगा जो आपकी इस्लाह कर सकता है। बिल्कुल। और वो हम ऐसे लोगों से भागना शुरू कर देते हैं जो आपको थोड़ा सा आपकी उस पॉइंट पे ट्रिगर करते हैं, क्योंकि वो ही बात है कि हम अपनी ईगो को बहुत अटैच करके चलते हैं। तो थोड़ा सा डिटैच हो जाए, we all are human, we can do mistakes and we can grow। ये मुश्किल काम है, लेकिन क्योंकि हमारे जो रवैये वो बहुत जज्बाती हैं, हम बहुत यही जल्दी मसला है सारा, बुरा बर्दाश्त बहुत ज्यादा है। यही मसला है। आहिस्ता आहिस्ता, पता नहीं, उम्मीद है हर कुछ सालों में या 100 सालों में या 50 सालों में शायद कोई चीज़ है। सही। अच्छा, मैं चूंकि आपने एक बहुत अहम सवाल, एक पॉइंट उठाया था अपने जवाब में, और आपने कहा कि हालात इस तरह के रहे कि हमने बच्चों को खुद घरों के अंदर महसूस कर दिया, बंद कर दिया। हमने कहा जी अंदर रहो, बाहर हालात खराब हैं, ये सारी चीजें हैं, पेंडेमिक का बहुत बड़ा हाथ है, बच्चे 3 साल, आई थिंक मोर देन दैट, घरों के अंदर, बिल्कुल। अब ये दोबारा से बच्चा तो सवाल करेगा ना माँ बाप से कि खुद ही तो आप कहते थे कि वो घर के अंदर हो, अब दोबारा बाहर हमें धकेलने के चक्करों में, इसको किस तरह बेहतर करें? थ्रू टीचर्स किया जा सकता है क्या? मेरे ख्याल से आज का जो बच्चा ना बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, हम समझते हैं हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, हमारी जनरेशन को थोड़ी ज्यादा खुशफहमी है, लेकिन बच्चा जो है ना वो लॉजिकल है। तो वो उसको आप लॉजिक से कन्विंस करें। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम वही जो जज्बातियत वाली बात होती है कि आप एक चीज़ को इतना इमोशनलिज्म में चले जाते हैं कि क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मैं ही ठीक हूँ,
और तुमने वही करना है, तो वहाँ पे बच्चा जिद में आता है क्योंकि वो सही। हार्मोनल चेंजेस से गुजर रहा बिल्कुल होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हिना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम मजीद बात भी करना चाह रहे थे लेकिन वक्त की कमी के बायस हम यहाँ इसे रोकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ अब मौजूद हैं नसीम राजपूत। बढ़ते हैं अपने अपने क्रिकेट के सेगमेंट की तरफ, और क्रिकेट की जहाँ तक बात की जाए तो पहले मैं कुछ स्टैट्स बता देता हूँ, फिर नसीम भाई को वेलकम भी कहेंगे। पाकिस्तान टीम इस वक्त ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पर है और बहुत मेहनत की है पाकिस्तान टीम ने, लगातार फतुहात के सिलसिलात भी वो भी जारी हैं। 4 मैचेस जीत चुकी हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ के अंदर, और न्यूजीलैंड जिस तरह पाकिस्तान आया, हमने कल भी कहा था कि बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया। एक लंबा ट्रिप उनका जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। बाबर आजम की कप्तानी पर बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। हमने देखा है जिस तरह सीनियर प्लेयर्स बाबर आजम को कह रहे हैं कि कप्तान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर भी बहुत से सवाल आ रहे हैं। नसीम भाई, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? मैं भाई थैंक यू वेरी मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, सब खैरियत है? जी जी, अल्लाह का शुक्र। नसीम भाई, जिस तरह हम देख रहे हैं कि फतुहात का सिलसिला तो बहुत अच्छे अंदाज से जारी है। आज हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और अल्लाह की मदद अगर शामिल हाल होगी तो आज के जो मैच के रिजल्ट्स हैं वो भी हमारे फेवर में होंगे। क्या कहेंगे? एक एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट है हुमैर। अगर हम देखते हैं, हम नंबर 1 बन गए, ठीक है, लेकिन अब ये पुरानी बात हो गई, भूल जाना चाहिए। इस साल पाकिस्तान सही। के पास कई इंपॉर्टेंट टास्क है। जी अगर आप वो टास्क देखते हैं तो आपने एशिया कप भी खेलना है, आपने इंडिया में वर्ल्ड कप भी खेलना है, जी जी और आपके पास बहुत ज्यादा ओडीआई मौजूद नहीं है। ये 5 मैचों की सीरीज आज खत्म हो जाएगी। जी। देन पाकिस्तान को उससे पहले एक अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज मिलेगी ओडीआई की, और जी। अगर एशिया कप हुआ तो वो मिलेगा। सही है। उसके बाद डायरेक्टली पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना है। तो हमारे पास मौके कम है, हमें एक एक मैच जो है वो लॉन्चिंग पैड की तरह जो है वो खेलना चाहिए। हम ठीक है। जो अच्छी चीजें हमें दिखाई दे रही है वो ये कि हम प्लेयर्स को चेंज कर रहे हैं, कोई रोटेशनल पॉलिसी पे आए हुए, कुछ वर्कलोड मैनेजमेंट दिखाई दे रही है जो माजी में कम दिखाई देती है। रोटेशनल इसलिए आते कि हमने इमामुल हक और फखर अच्छी ओपनिंग कर रहे हैं, हमने शान मसूद को भी एज ए ओपनर चेक किया कि वो कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में कभी इफ्तिखार को खिलाया, कभी अब्दुल्ला शफीक को खिलाया, लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट खास तौर पे जो हमारे फास्ट बॉलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी हमने शाहीन शाह अफरीदी को आराम दिया, कभी हारिस रऊफ को आराम दिया, कभी नसीम शाह को आराम दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे फास्ट अनफिट हो गए थे, हम मुसलसल उड़ई खिला रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी हारिस रऊफ। तो एक वक्त ये भी आया था कि ये तीनों बॉलर हमें अवेलेबल नहीं थे, ना नसीम शाह था, ना हारिस रऊफ थे, और ना शाहीन शाह अफरीदी थे। तो ये भी वक्त था कि हमने वसीम जूनियर और फहीम अशरफ के साथ टेस्ट मैच खेला था कराची में अगेंस्ट इंग्लैंड, क्योंकि ये खिलाड़ी अनफिट थे। तो ये जो वर्कलोड मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखना होगा बिफोर वर्ल्ड कप, ऐसा ना हो आपका कोई खिलाड़ी अनफिट हो जाए, किसी को इंजरी हो जाए। सही तो अच्छे अंदाज से पाकिस्तान टीम को लेके चलने की कोशिश की जा रही है, जो साइन ज्यादा अच्छा है, उससे अच्छा साइन है जो बहुत ही खुशी की खबर है। हम पहली मरतबा ओडीआई की नंबर 1 टीम बने, लेकिन उससे अच्छी खुशी की खबर यह है कि जो रोटेशनल पॉलिसी और वर्कलोड मैनेजमेंट पे काम कर रही है वो बहुत जरूरी है। जी सही। अच्छा नसीम भाई, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ हम देखते हैं बाबर आजम पर बहुत तनकीद की जा रही है, चाहे वो उनकी बैटिंग हो, कप्तानी हो, और मुझे कहीं फ्लॉ दिखता नहीं है। फिलहाल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग में कंसिस्टेंसी है, पिछले मैच में भी सेंचुरी कर लेते हैं, उसके बाद 5000 रन्स देखें 97 मैचेस में पूरा कर लेते हैं। यकीनन ये बहुत बड़े रिकॉर्ड्स है जो कोई सेट कर रहे हैं। अब एज कैप्टन अगर बात करें, क्या आप मुतमईन हैं उनकी परफॉर्मेंस से? देखिए, उनकी परफॉर्मेंस बहैसियत लीडर, अगर उनकी इंफरादी परफॉर्मेंस आप देखेंगे बहैसियत लीडर तो बहुत अच्छी है। उन्होंने कैप्टनशिप का जो प्रेशर है वो अपनी कप्तानी पे नहीं आने दिया, ये एक डिफरेंट चीज है। लेकिन उन्होंने इस दौरान में कप्तानी कितनी लर्न की। अगर खिलाड़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो कोई ना कोई रीजन तो होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, बाबर आजम को अब चेंज करना हिमाकत होगी। अब चेंज करना बाबर आजम को मेरे ख्याल पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ इंसाफ इसलिए नहीं होगा। सही। एक बहुत बड़ा ग्रुप, मैं नहीं कहूंगा ये इस वक्त टीम जीत रही है, बहुत अजीब सी बात हो जाएगी, लेकिन एक बड़ा तबका समझ ले पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, वो बाबर आजम की कप्तानी के हक में है। और इस वक्त आप कोई चांस ले नहीं सकते, क्योंकि
आपके पास मैचेस बहुत ज्यादा मौजूद नहीं है। सही। मेरी इतलात के मुताबिक ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कर लिया है और अनकरीब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, शायद इस सीरीज के बाद हो जाए, सही। जिसमें नजम सेठी और बाबर आजम के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राइट। और उसमें बाकायदा तौर पे उनका ऐलान कर दिया जाएगा, जो मेरे सोर्सेज है, और यही होगा और यही होना चाहिए उमर भाई। राइट। अगर इसके अलावा कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज सोचेंगे तो शायद इतना टाइम अब इनके पास रहा नहीं है। अगर ये डिसीजन कोई लेने वाला था बिल्कुल ठीक। वो न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले था। अब मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, अब ये फैसला नहीं होना चाहिए और ये होगा भी नहीं। जो नजर आ रहा है कि बाबर आजम ही कप्तान होंगे। राइट। नसीम भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह उनका कहना था कि अब टाइम बहुत कम रह गया है, अगर अब बाबर आजम यानी उनकी कप्तानी पर सवाल उठाए जाएं, मेरे ख्याल से अब टाइम है कि उन्हें पूरी तरह सपोर्ट किया जाए। कहीं अगर कोई कमियां रह जाती हैं, 100% कोई भी नहीं होता, कहीं ना कहीं फ्लॉज मौजूद होते हैं, लेकिन गुड साइड्स जो हैं उन्हें सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ जिक्र करूँगा मोहम्मद रिजवान का, हमारे स्टार परफॉर्मर हैं, चाहे विकेट के पीछे हों विकेट के आगे हों। बैटिंग जिस तरह वो कर रहे हैं, जिस तरह कंसिस्टेंसी से वो रन स्कोर कर रहे हैं और टीम को सपोर्ट किया हुआ है, उनके एतराज़ात भी सुनने हैं। और हम नजम सेठी साहब यकीनन बहुत ज़बरदस्त अंदाज से परफॉर्म करते हैं। जब भी वो चेयरमैन पीसीबी का रोल माजी में भी हमने देखा उन्होंने लिया, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमेशा उनकी जो प्लेयर्स के साथ एक अटैचमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। बहरहाल जी, ऑन दैट नोट हम उम्मीद करते हैं कि आज का मैच पाकिस्तान जीतेगा और क्लीन स्वीप कर देगा न्यूजीलैंड को। हमें दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। आपसे मुलाकात होगी अगले जुमे की सुबह। खुदा हाफिज़।